यहाँ मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, अगर एक मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा, वाइब्रेट नहीं कर रहा, मॉलिक्यूल स्टेशनरी है, स्टेशनरी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट भी हर लम्हे चेंज होता है। सपोज ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है फर्ज करें, तो आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस एच पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी, और इस एच पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस एच पे पॉजिटिव आएगा। अब अगर पॉजिटिव इस साइड पे आ जाए, नेगेटिव इस साइड पे आ जाए, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया। अगर एक सेकंड में 60 दफा आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो 60 दफा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी। और अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन चेंज होगी तो डाइपोल मोमेंट भी चेंज होगा। तो चेंजिंग डाइपोल मोमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो इतनी है जितनी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है। एक बात तो यहाँ पे खत्म हुई। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मॉलिक्यूल अभी रोटेट या वाइब्रेट नहीं कर रहा था, अभी सिर्फ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके डाइपोल मोमेंट में जो चेंज आया है उसके बारे में डिस्कशन की है। अब अगर ये मॉलिक्यूल रोटेट करना शुरू कर दे, अब ये रोटेट करना शुरू कर दे तो ये कैसे रोटेट कर सकता है। सपोज ये एच है, ये एच है, आपको पता है मॉलिक्यूल हर लम्हे रोटेट कर रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज को फर्ज कर लें, ये नेगेटिव चार्ज फर्ज कर लें। अब अगर ये रोटेट करेगा, थोड़ी देर बाद पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, नेगेटिव यहाँ पे आ गया, क्योंकि मॉलिक्यूल ने इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर दिया है। अब अगर मॉलिक्यूल रोटेट करना शुरू कर देगा, तब भी इसकी जो पोल है हर लम्हे उसके पोल चेंज होते रहेंगे, हर लम्हे इसकी डाइपोल मोमेंट चेंज होती रहेगी। अब अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर आप इलेक्ट्रिक आप फील्ड अप्लाई करते हैं या इसके ऊपर रेडिएशन डालते हैं, अब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट में चेंज दो चीजों की वजह से आ गया। एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइपोल मोमेंट में चेंज आ गया, और एक रोटेशन की वजह से। ये पॉइंट था जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता था, अगर आप लोगों को समझ आई है तो। समझ आई है? जी सर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालती है ना, दरअसल वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग अप्लाई करते हैं तो हर लम्हे ये पोल चेंज होते हैं, डाइपोल मोमेंट हर लम्हे चेंज होता है। लेकिन अगर यही मॉलिक्यूल रोटेट करना शुरू कर दे तो रोटेशन की वजह से भी डाइपोल मोमेंट चेंज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रोटेशन की वजह से डाइपोल मोमेंट कैसे चेंज होता है। जब ये मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो हर लम्हे डायरेक्शन चेंज होगी। इधर इसकी डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर इसकी डायरेक्शन ये है, थोड़ी देर बाद इसकी डायरेक्शन कुछ और हो जाएगी। अब अगर हर लम्हे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डाइपोल मोमेंट भी चेंज होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आप लोग ध्यान में रखें, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट चेंज होने से जो है वो हर लम्हे डायरेक्शन चेंज होने से डाइपोल मोमेंट चेंज। अब डाइपोल मोमेंट में चेंज दो वजहों से आ रहा है, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और एक रोटेशन की वजह से। उसके बारे में ये डिस्कशन की गई है। ये देखिए आप लोगों के सामने आ गई, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे ये फार्मूला है, ये देखिए, ये रोटेशन दिखाई गई है। ये फार्मूला है अल्फा इजकल टू अल्फा बी प्लस बीटा साइन 2 पाई। अब इसमें ये जो बीटा है ये रोटेशन की वजह से चेंज इन पोलराइजेबिलिटी है, याद रखें, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू रोटेशन। ये इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी है। इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, जब मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा था तो उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी थी। अब मुझे आप लोगों को बताने दें, अब आखिरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ करने लगा हूँ, ये है टोटल पोलराइजेबिलिटी। ये वाली चीज टोटल पोलराइजेबिलिटी है। इसमें जो अल्फा है ये कौन सा है, ये है रोटेशन की वजह से चेंज इन पोलराइजेबिलिटी जो आ रही है, और ये क्या है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चेंज इन पोलराइजेबिलिटी आ रही है। इन दोनों को मिलाने से ये टोटल चेंज इन पोलराइजेबिलिटी है। ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से,
ये न्यू है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। यहाँ पे ये न्यू वाइब्रेशन जो है ये वाइब्रेट करने से जो उसमें चेंज आ रहा है उसकी वजह से है। और ये बीटा यहाँ क्या है, ये है रोटेशन या वाइब्रेशन की वजह से चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखें, वो ये है कि अगर रोटेट या वाइब्रेट करने से मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी चेंज ना आ रहा हो तो आप लोग यहाँ बी की जगह 0 पुट करेंगे, ये सारा फैक्टर हो जाएगा 0। और अब क्या है, अब जो पोलराइजेबिलिटी या डाइपोल मोमेंट में चेंज हो रहा है वो सारे का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन की वजह से हो रहा है। और आप लोग ये बात ध्यान में रखें, जब भी चीजें वाइब्रेट करती हैं तो एनर्जी रिलीज करती हैं। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी जब उस मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ेगी तो मॉलिक्यूल ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और मॉलिक्यूल अपने ऑसिलेशन के दौरान उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा जितनी उसकी इंसिडेंट रेडिएशन की है, इतनी ही एनर्जी वो रिलीज करेगा। इसे ये रेले स्कैटरिंग इसको बोलते हैं, ये रेले स्कैटरिंग है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है कुछ, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अभी रोटेट या वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो जाहिर है अब इसमें जो डाइपोल मोमेंट में चेंज हर लम्हे आ रहा है, कभी पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, कभी ये नेगेटिव है, कभी ये पॉजिटिव है। जो अब इसमें डाइपोल मोमेंट में जो चेंज आ रहा है वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। तो जितनी एनर्जी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके ऊपर पड़ेगी अपनी चेंजिंग डाइपोल मोमेंट की वजह से, इतनी ही एनर्जी ये रिलीज करेगा। और ये रेले स्कैटरिंग की एग्जांपल है। लेकिन अगर ये वाइब्रेट करना शुरू कर दे या रोटेट करना शुरू कर दे तो इसकी डाइपोल मोमेंट में चेंज आ जाए रोटेशन या वाइब्रेशन की वजह से, तो ये बीटा फैक्टर 0 नहीं होता। और अगर ये बीटा 0 ना हो तो ये रैमन स्कैटरिंग है, ये रैमन स्कैटरिंग है। अगर बीटा 0 हो जाए ये रेले स्कैटरिंग है, सिर्फ ये फैक्टर फिर उसमें रह जाता है। अब तो इसका मतलब है सिलेक्शन रूल क्या है रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। सिलेक्शन रूल ये है, अगर रोटेशन या वाइब्रेशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी चेंज हो तो हम कहते हैं ऐसा मॉलिक्यूल रैमन एक्टिव होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग जी, कोई क्वेश्चन? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नो सर। तो इंशाल्लाह ये कल दोबारा डिस्कस करेंगे। ये 2-4 मिनट का, ये जो 2-4 मिनट का भी लेक्चर मैंने दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर जो है ये रोटेशन या वाइब्रेशन की वजह से जो डाइपोल मोमेंट में चेंज आए, ये फैक्टर उसकी वजह से शामिल किया है हमने यहाँ। और ये ई वाला फैक्टर जो ऊपर हमने ये देखा है, ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चेंज आया उसकी वजह से हमने ये शामिल किया है यहाँ। समझ आ गई? और अगर रोटेशन या वाइब्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी की चेंज ना आए तो बीटा 0 होगा, ये सारा फैक्टर 0 हो गया, सिर्फ ये चीज बाकी रहेगी। और जब ये चीज बाकी रह जाएगी तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल रेले स्कैटरिंग शो करेगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। कैसे एनर्जी रिलीज करेगा? क्लासिकल थ्योरी है कि वाइब्रेट करता हुआ मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज करता है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना वहां से इतनी रिलीज करेगा, रेले स्कैटरिंग है। लेकिन अगर बीटा 0 ना हो, रोटेशन या वाइब्रेशन की वजह से पोलराइजेबिलिटी का चेंज आ जाए, फिर हम लोग ये कहते हैं कि अब ये इतनी एनर्जी रिलीज करे नहीं करेगा जितनी एब्जॉर्ब की है, बल्कि ये कम करेगा या ज्यादा करेगा। ये रैमन स्कैटरिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज, कल दोबारा बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। किसी और को भी इश्यू